Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion। और बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। आज हम लोग बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज के बारे में। हम लोगों ने सिर्फ फॉर्मूला सीखा हुआ है और फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाएंगे। और फॉर्मूला कह रहा था मेरे पास I बराबर इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे सिंपल सा एक बॉडी उठाते हैं और उस पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैलकुलेट करके देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। और उसको एक बार कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके आगे फिर हम लोगों को बढ़ना कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों को जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को लेना है। बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स से मेरे पास में एक रिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक रिंग है, ये इसका सेंटर है बेटा। इसका जो मास मैंने लिया है वो मैंने लिया है कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस मैंने ले रखी है वो ले रखी है मान के चलो कैपिटल आर। ये बात समझ में आई, मास मैंने कैपिटल एम ले लिया, रेडियस मैंने कैपिटल आर ले ली। और ये सब लेने के पश्चात अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज व्हाट, इट इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर इसको देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से भी सीधा सीधा निकाल सकता हूं, और कुछ मुझे चीजें सिखानी है उनको भी मुझे यहां पर कंसिडरेशन में लेना है। तो भैया देखो पहला पॉइंट जो मैं यहां पर शॉर्टकट से आपको बताता हूं वो ये है कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हुआ करता था I बराबर समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है। यदि मैं मास को अनंत टुकड़ों में तोड़ लूं और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो उस बेसिस पर भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। मतलब बेसिकली देखो यहां पर ये एक एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, जो क्रॉस आपको दिख रहा है वो एक एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप मेरे पास में देखो एक सिंपल सा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे इस रिंग के मैं अनंत टुकड़े करता हूं तो एक छोटा सा टुकड़ा ये रहा, ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, छोटे 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 अनंत टुकड़े कर लो, भले अनंत टुकड़े कर लीजिए आप। और हर टुकड़े की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है क्या वो कभी चेंज होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, बराबर है। मतलब यदि मैं I बराबर लिखता हूं m1r1 स्क्वायर प्लस का m2r2 स्क्वायर और प्लस का अप टू सो ऑन लास्ट में जाके mn स्क्वायर लिख देता हूं, मान के चलो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को लिखने के बाद में देखिए r1 r2 r3 वगैरह क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं इस एक्सिस से। यस और नो, मैं बोला सही बात है। क्या ये सारी डिस्टेंसेस इस रेडियस r के बराबर होंगी, अरे बिल्कुल सही बात है। और यदि ऐसा होगा तो मैं लिख सकता हूं I बराबर m1 प्लस का m2, सॉरी हाँ, m1 r स्क्वायर प्लस का m2 r स्क्वायर प्लस का अप टू सो ऑन, और लास्ट में मैं लिख सकता हूं mn r स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, पहले तो इतना बोलिए। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या परेशानी लिखने में, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं कि I बराबर, यदि मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो m1 प्लस का m2 और प्लस का अप टू सो ऑन और लास्ट में mn, क्या ऐसा लिख सकता हूं, बोलो क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यदि मैंने इसको ऐसा लिख दिया है तो यहां से आप जरा देख सकते हैं, और वो ये है कि भैया I कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर, और इन सबका एडिशन करने पर क्या मुझे m मिलेगा, मतलब इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल रहा है वो mr स्क्वायर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, mr स्क्वायर। इट इज अ शॉर्टकट वे, इट इज अ शॉर्टकट वे। अब जो मैंने यहां पर बोला है उस चीज को जरा फोकस करना है बेटा आप लोगों को, और फोकस किस चीज पर करना है कि यदि कभी ऐसा हो, यदि कभी ऐसा हो कि आपकी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं यदि उस एक्सिस से सारे मासेस का डिस्टेंस सेम है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर निकल के आता है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान के चलो यहां पर कोई तो भी एक m मास का पार्टिकल ऐसे रखा है, रॉड शेप में मैंने मान के चलो ले लिया है,
और ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा ये वाला जो i आएगा वो आएगा आपके पास में mr²। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। ये पॉइंट मैं बस आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने वो शॉर्टकट वाली जो मेथड थी उसको मैंने यहां पर यूज किया। लेकिन अब सवाल उठता है, सर शॉर्टकट वाली मेथड को यूज किया, ठीक है, वो बात तो ठीक है, हम लोग समझ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंटीग्रेशन वाली मेथड है वो कभी यूज आएगी या नहीं आएगी, तो उसके लिए भी मैं इसी सवाल का यूज कर रहा हूं। ये जो सवाल है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, इसी सवाल का उपयोग इस इंटीग्रेशन की मेथड को समझाने के लिए एक बार किया जाएगा। उसके बाद में सारे सवाल हम लोगों को फटाफट फटाफट करने हैं। बेसिकली ये सारे फॉर्मूलाज हैं एंड नथिंग एल्स। सारे क्या हैं? ये एक फॉर्मूला है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं वो ये है कि बेसिकली देखो, ये जो एक्सिस है ना, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये जो एक्सिस पास हो रही है ये कहां से पास हो रही है बेटा? इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। मतलब मैं इसे ICM भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, और आगे लिखूंगा अबाउट एन एक्सिस। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये बात आपने पहले क्यों नहीं लिखी, तो उसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं लिखी। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये आपका पूरा हेडिंग बनेगा। अब देखो इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी नाराज हो गए होंगे, सर आप है ना पहले ही पूरी हेडिंग डलवा देते थे तो कितना मजा आता था। देखो कुछ चीजें होती हैं जो आप समय के साथ में सीखोगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चीजों को बताता हूं और फिर उसके बाद में कई बार हेडिंग्स डलवाता हूं। ऐसा नहीं है कि हर बार ही हम लोग हेडिंग बाद में डालते हैं वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम लोग पहले लगा लेते हैं हेडिंग, उसके बाद में टॉपिक डिस्कस करते हैं। कई बार हम लोग आधा टॉपिक की हेडिंग डालते हैं और उसके बाद में हेडिंग पूरा कंप्लीट करते हैं। वो तो सिचुएशन की डिमांड कैसे है उसके ऊपर निर्भर करता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके चलो हम लोग दूसरी मेथड पे जाते हैं। दूसरी मेथड कौन सी बेटा? तो I बराबर इंटीग्रेशन dm r²। इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। खाली है क्या? ओके चलो ठीक है बेटा, मैं इसको जरा मिटा देता हूं। ओके सो हमारे पास में ये ठहरी आपकी एक रिंग, ठीक है, ये इसका सेंटर रहा बेटा। इसका मास यूजुअली जो आप जानते हैं, मास आपको कैपिटल M और रेडियस आपको गिवन है कैपिटल R। ये सारी चीजें आपके पास में गिवन है। अब मैंने क्या किया, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्लियर है कि I बराबर होता है इंटीग्रेशन dm इंटू r²। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dm इंटू r²? तो पहले मुझे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, उस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जब मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो सही बात है। सो ये देखो मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, बोलो सही बात है। मैंने क्या किया, ये देखो यहां से r दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इस छोटे से एलिमेंट का मास मान लिया dm। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना मान लिया मैंने? dm मान लिया। हाउ विल आई गेट द मास dm? मुझे ये dm मास जो है वो कैसे मिलेगा? तो ये सिंपल सी बात देखिए कि इस पूरे रिंग की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है? 2 पाई r है। सो इसका क्या ये मतलब नहीं होता है कि भैया यदि 2 पाई r लेंथ होती है तो मास मेरा कैपिटल M होता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोला सही बात है। यदि मैं मास को 1 ले लूं तो मेरे पास में m इंटू 2 पाई r हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर सवाल उठता है dm का, तो dm के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी इस लेंथ को ले लेंगे, छोटी सी क्या कर लेंगे, इस लेंथ को ले लेंगे। मान के चलिए छोटी सी लेंथ dr होती तो इसका मास आता था m अपॉन 2 पाई r इंटू dr। बोलो क्लियर है? यस और नो? अरे बोलो क्लियर है या नहीं है? मैंने बोला सही बात है। चलो इस छोटे से एलिमेंट का
छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी विल बी रिटन एज dm इंटू आर स्क्वायर। सो डीएम कितना आएगा भैया? तो डीएम आएगा आपके पास में m अपॉन 2πr इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई डी के लिए? क्या ये डी के लिए छोटी सी बात समझ में आई? देखो 2πr का मास m, वो यूनिट का मास m अपॉन 2πr, तो dr के लिए मास आएगा m अपॉन 2πr इंटू dr, जिसे मैं नाम दे रहा हूं dm, जिसे मैं नाम दे रहा हूं dm, नाम दे रहा हूं। तो भैया dm इंटू आर स्क्वायर लिखा मैंने, यहां तक किया। अब मुझे चाहिए बेटा क्या? नाउ आई वॉन्ट आई, ये कलर दिख नहीं रहा है, मैंने बोला आई, तो आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आई। क्या ये बात सही है? बोलो आई का मतलब कितना आएगा? इंटीग्रेशन डी आई आएगा। अब इंटीग्रेशन डी आई मतलब इसका यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आई बराबर लिखूंगा इंटीग्रेशन एम अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर को आगे लिख लेता हूं इसे डी आर को। अब ये डी आर की जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी? तो देखो ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा आएगा, मतलब 0 से लेकर के 2πr तक। क्लियर? अरे बोलो क्लियर है क्या? यदि क्लियर है तो अब एक काम कीजिए, इसमें से कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास में आएगा देखो एम आर स्क्वायर अपॉन 2πr। अब कई लोग बोल रहे सर एक आर से एक आर को काट देते, ये कर देते। बोला ठीक है यार, कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। 0 से लेकर के 2π कैपिटल आर तक। ना सॉल्व दिस इंटीग्रेशन विद द लिमिट, तो dr का इंटीग्रेशन आएगा स्मॉल r, और लिमिट लगाओगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपको जो चीजें यहां पर मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। i बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2πr, 2πr माइनस 0। क्या ये बात समझ में आ गई? 2πr माइनस 0, इस इंटीग्रेशन 2πr का, सॉरी इंटीग्रेशन dr 0 से 2πr का आंसर मिलेगा। अब यहां पर बस आपको देखना क्या है, क्या कटेगा? तो ये 2πr से 2πr कट जाएगा, तो i का आंसर आएगा बेटा एम आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये है कि भैया इस एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट यदि रिंग को घुमाया जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आता है? एम आर स्क्वायर निकल के आता है। एकदम सिंपल सा हलवा सा सवाल है। नाउ अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, पता है क्या? देखो खुरापाती दिमाग होता है, एग्जामिनर का तो और भी ज्यादा खुरापाती होता है, हमारा तो भी ठीक ठाक है, लेकिन एग्जामिनर तो और ज्यादा सोचता है। और मान के चलो एग्जामिनर के मन में ऐसे आया, कैसे आया कि भैया देखो ये आपकी जो रिंग है, ये आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बता रहे हो, जो है हमारा एम आर स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है हमें। लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे कि सर जी जैसे हम लोग पहले सवाल किया करते थे उनके अकॉर्डिंग यदि मैं जाता हूं, तो मैं आपसे इस एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो कितना आएगा? मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं तो कितना आएगा? अरे भाई ये सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता? सर सवाल तो बन सकता है, सवाल बनने में तो कोई परेशानी नहीं लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि इसको हम लोग कैसे निकालें। बात समझ में आ रही है? क्या ये एक परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। क्या इसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना चाहिए? बिल्कुल ढूंढना चाहिए। अब देखो यदि ये एक ऐसी रिंग ना होती, ऐसी एक रिंग ना होती और रिंग के बजाय ऐसा सवाल होता, यदि एक ऐसा सवाल होता, ठीक है, कि एक एक्सिस है जो इस, देखो यहां पर एक स्क्वायर बनाया गया है जिसके कॉर्नर्स पर 4 मासेस रखे गए हैं, और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप इस सवाल में फटाफट निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे? तो बेटा m की दूरी है a, तो आप लिखते थे ma स्क्वायर प्लस का 2m की भी दूरी है a, तो आप लिखते थे 2ma स्क्वायर प्लस 3m की दूरी है कितनी बेटा? 2a, तो आप 3m इंटू 2a स्क्वायर प्लस का 4m इंटू 2a स्क्वायर करके सवाल को सॉल्व कर लेते थे।
इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहे हैं, मतलब देखो ये जो एक्सिस है यहां पर है या यहां पर एक एक्सिस बना दिया जाए, कहीं पर भी एक एक्सिस बना दिया जाए, तो इन सब में और इनमें परेशानी क्या आ रही है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि ये क्या है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में मास रखा हुआ है, तो उसमें मुझे ज्यादा परेशानी नहीं आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, जैसे ये वाली एक्सिस बना दी मैंने, ये वाली देखो ये खड़ी दिख रही है, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूं, परेशानी है। अच्छा, यदि मैं यहां पर बना देता हूं एक्सिस, तो देखो हर एक के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा परेशानी का काम हो जाता है। तो इस सब समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास में हमारी मदद के लिए दो थियरम आती हैं। क्या आती है बेटा, दो थियरम हमारे पास में आती हैं, और एक का नाम होता है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक का नाम होता है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। अब ये थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, चलो भाई सवाल है तो सवाल को तो देखना पड़ेगा भाई, कुछ थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कुछ तो कहती होगी कि नहीं कहती होगी। यदि कुछ कहेगी नहीं तो फिर हमारे पास में हम लोग कैसे क्या सोच के कुछ करेंगे। तो भैया थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि यदि आपके पास में एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास में कोई तो भी एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स से इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह पर है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है, और यहां से एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रही है, और इससे यदि डी डिस्टेंस पर एक और एक्सिस मान के चलो और इस एक्सिस के अबाउट यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास में एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, देखो ये सी जो लिखा है वो है सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी। क्या है, आईसी है। कितना है आईसी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं इससे डी डिस्टेंस पर एक और एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि कैलकुलेट करना है, देन व्हाट कैन आई डू, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन जो मुझे यहां पर मेरे मन में आ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है ये थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सर इस सवाल का आंसर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या माने, कैसे माने, क्या करना है वो तो बताइए। तो बेटा पहले तो इसका आंसर दे देता हूं, उसके बाद में हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे। ये कहती है भैया थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की यदि आपको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उससे डी डिस्टेंस पर कोई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो भैया आप क्या कर दीजिए, आप सीधा सीधा लिखेंगे आई डैश बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम, एम इज द मास ऑफ द होल बॉडी इनटू डी स्क्वायर, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आई, ये इसका सीधा सीधा शॉर्टकट में मैंने बता दिया। लेकिन अब देखो क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डेरिवेशन करे बिना मानते नहीं है, हम लोग डेरिवेशन करे बिना मानते ही नहीं है कि डेरिवेशन हो जाए तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं बोला चलो ठीक है, तो अब डेरिवेशन को इसी के अंदर में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स से ये जो पूरी बॉडी है, इसका पूरे बॉडी का जो मास है वो है हमारे पास में कैपिटल एम। वो कितना लिया है मैंने, कैपिटल एम लिया है। अब मैंने क्या बोला कि भैया इस सेंटर ऑफ मास से आर नॉट दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, छोटा सा पॉइंट मास डीएम कंसीडर कर लिया। ठीक है, बोला ठीक है। अब यहां पर है ना थोड़ा सा इसको है ना, मेरे को डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो कुछ इस प्रकार से लीजिए, कैसे देखो मैं बताता हूं, समझिए। अगले पेज पर ही करूं क्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा? क्यों सर जी ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो क्या है, मैंने ये बॉडी जो ले रखी है ना वो ऐसे रैंडम शेप की एक बॉडी ले रखी है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने कहीं यहां पे मान लिया है। ठीक है, अब इसमें से जो एक्सिस पास कर रही है ना वो ऐसे पास कर रही है अंदर से। ठीक है,
बात को समझ में आ रही है? लेकिन उसको मैं बनाते समय देखो ऐसे बना रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक, और इसके बाद में मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं। इससे आप समझ पाएंगे कि ऐसे कोई तो भी एक बॉडी है, ठीक है, ऐसे कोई तो भी एक बॉडी है, उसका ये सेंटर ऑफ मास है और इसमें से ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ये एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये सेंटर ऑफ मास का ही एक्सिस है। इसके अबाउट, लेट्स से सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने कंसीडर किया है आई सी, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अब इससे एक डी डिस्टेंस पर दूसरी एक और एक्सिस मैंने मान रखी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में मुझे इंटरेस्ट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में मुझे इंटरेस्ट है। तो अब मैं कैसे प्रोसीड करता हूं जरा समझिए, यही बस आपको समझना है। मैंने माना लेट्स से यहां से कुछ आर नॉट डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास मान लिया डीएम, ठीक है, एक पॉइंट मास मान लिया डीएम। अब ये जो आर नॉट डिस्टेंस है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों ऐसा है? देखो ऐसे बॉडी है, ऐसे क्या है, बॉडी है, ऐसे ये एक्सिस हो गई। अब यहां से ये भले ही टेढ़ा दिख रहा है लेकिन ये एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? बोला सही बात है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, इस छोटे से पॉइंट मास के लिए, इस छोटे से पॉइंट मास का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो छोटी सी जो एक्सिस बन रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख सकता हूं डी आई सी एम बराबर डी एम इंटू आर नॉट का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। मैंने बोला सही बात है। अब मैंने क्या किया, सिमिलर वे में यहां से इस एक्सिस के अबाउट यदि मैं इस पॉइंट डिस्टेंस को आर मान लूं तो इस वाली एक्सिस के अबाउट जो मैंने क्या मानना है, लेट्स से आई डैश मान लेते हैं। ये जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई डैश, दैट विल बी रिटन एज डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर कहानी कैसे हो रही है, मेरे पास डबल पेन नहीं है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलो देखो ये एक हो गया, बराबर है, ये वो एक्सिस हो गई जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दूसरी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये दूसरी एक्सिस हो गई। अब यहां पर कहीं आपका पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो, इस प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट ले लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली लिखी जा सकती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डायरेक्टली लिखी जा सकती है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। और मैंने इन छोटे छोटे को इतना ले लिया, इन छोटी छोटी चीजों को इतना मैंने ले लिया है। अच्छा, अब यदि मैं थोड़ा सा इनको मॉडिफाई करता हूं मतलब मैं क्या करता हूं कि भैया यदि मुझे आईसीएम चाहिए तो आईसीएम कितना आएगा, इंटीग्रेशन डी आईसीएम आएगा, जिसे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर नॉट स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या? देखिए फटाफट, आईसीएम इंटीग्रेशन डीआईसीएम इंटीग्रेशन डीएम आर नॉट स्क्वायर, और आई डैश को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन डीआई डैश बराबर इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बोला सही बात है सर जी, यहां तक की कहानी तो हमें थोड़ी थोड़ी सी आसान लग रही है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है जरा देखिए। मैंने क्या बोला कि भैया यहां से ना यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसे मैंने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर मैंने माना लेट्स से ये डिस्टेंस जो आ रही है वो आ रही है एक्स, ठीक है, और ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी डी है मेरे पास में। अरे है या नहीं है? अरे बोलो है या नहीं है? बोला सही बात है। अब यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो क्या लिखा जा सकता है, कौन सी चीजों को क्या कंसीडर किया जा सकता है। लेट्स से मैंने इस पॉइंट को मान लिया ओ, इस पॉइंट को मान लिया सी, इस पॉइंट को मान लिया डी और इस पॉइंट को मान लिया पी, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूं। बोला सही बात है। यदि इतना लिख देता हूं तो मैं लिख सकता हूं ओपी का स्क्वायर बराबर, ओपी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर और प्लस का पीडी का स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता, अरे ओपी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस का पीडी का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। और ओडी को क्या लिख सकते हैं? ओडी को लिख सकते हैं ओसी प्लस का सीडी। तो मैं लिख सकता हूं ओपी का स्क्वायर बराबर ओसी प्लस का सीडी का स्क्वायर प्लस का पीडी का स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं, लिख सकता? देखो ओसी का स्क्वायर प्लस का सीडी का स्क्वायर, सॉरी ओसी प्लस सीडी का
होल स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर जरा मैं चीजों को पुट करने की कोशिश करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले इसको स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, आपको मिलेगा ओपी स्क्वायर बराबर ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सी डी और प्लस का बेटा पीडी का स्क्वायर। ठीक है, अरे यहां तक कोई परेशानी है? मुझे तो नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, लेकिन यदि परेशानी है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने ब्रैकेट को ओपन किया और कुछ भी नहीं किया है। एक पॉइंट और देखिए यहां पर, वो क्या है, सीडी का स्क्वायर और प्लस का पीडी का स्क्वायर। देखो सीडी का स्क्वायर और प्लस का पीडी का स्क्वायर, क्या ये सीपी के स्क्वायर के बराबर आएगा? बोलो आएगा या नहीं आएगा? सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, क्या ये इस सीपी के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। और यदि आएगा तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे, कितना आया था ये, सॉरी मैं निकल गया दिमाग से, ओपी का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस का, ये आया था सी पी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ओ सी सी डी, 2 इंटू ओ सी इंटू सी डी। ये एक पॉइंट है, बराबर है। अच्छा, इनकी वैल्यूज को पुट करो। ओपी का मतलब क्या है, ओसी का मतलब क्या है, सीपी का मतलब क्या है? तो भैया देखो, ओपी का मतलब है आर, सीपी का मतलब है आर नॉट। ध्यान से देखिए, कलर पहले डाले हुए हैं, भले अब यहां पर और कलर हो गए तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी नोटबुक में प्रॉपर होगा। तो क्या होगा, ओपी का मतलब आर, ओसी का और सीपी का मतलब आर नॉट। और कौन सा बच गया जो काम में आने वाला चीजें हैं? चलो देख लेंगे यहीं पे। ओपी 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 मतलब आर स्क्वायर बराबर ओसी, ओसी बेटा, ओसी मतलब डी स्क्वायर प्लस सीपी मतलब आर नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओसी और सी डी। तो ओसी है बेटा डी और सी डी है एक्स, तो ये आएगा 2 इंटू डी इंटू एक्स। ठीक है, बोलो यहां तक कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता है किसी को परेशानी होगी, लेकिन फिर भी भैया मैं आपके सामने चलते जा रहा हूं धीरे धीरे। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डीएम, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आएगा एम इंटू आर स्क्वायर बराबर, सॉरी डीएम इंटू आर स्क्वायर बराबर डीएम इंटू डी स्क्वायर प्लस डीएम इंटू आर नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू डी इंटू एक्स इंटू डीएम। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? अच्छा, अब इसके बाद का स्टेप क्या है सर जी? इसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने पर आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर बराबर, मैं इस वाले स्टेप को पहले लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर नॉट का स्क्वायर प्लस का इंटीग्रेशन डीएम इंटू डी स्क्वायर प्लस का इंटीग्रेशन 2 इंटू डी इंटू एक्स इंटू डीएम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता है किसी को परेशानी होगी, लेकिन फिर भी एक बात देख लीजिए कि भैया कोई परेशानी किसी को रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो दिमाग में यदि कहीं कोई शंका अटक गई तो बेटा उसका समाधान कर पाना थोड़ा सा परेशानी का काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, देखो डी तो कांस्टेंट है, 2d तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएम और इसका आंसर आएगा 0। इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएम का आंसर आएगा 0, क्योंकि देखो यहां पर जो क्या बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ मास से, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जब किया जाता है तो यहां पर बनता है मोमेंट का एक कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बनता है? मोमेंट का कॉन्सेप्ट बनता है। सो मोमेंट्स का समेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। ये आगे चल के आपको सीखने को मिलेगा। तो यदि सारे पूरी बॉडी के लिए सारे मोमेंट्स को यदि मैं कंसीडर कर लेता हूं तो उसका समेशन जो आता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए इसे याद रख लीजिए, मतलब ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। देखो इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए, ये आ गया मिल गया आई डैश, और इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर नॉट स्क्वायर का मतलब है आईसीएम। ठीक है, चीजें मिल गई आपके पास में।
तो बस इनको लिख दीजिए। तो आपको यहां पर लिखेंगे आई डैश बराबर ये लिखा जाएगा आई सी एम प्लस, अब जरा यहां पर देखिए डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या है, मास, टोटल मास। तो आप लिख दोगे इसे एम डी स्क्वायर। क्या यही है, देखो मैंने क्या लिखा कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। ये बस इतना सा छोटा सा आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। अब इसके अलावा एक और चीज है, देखो ये कहां पर आपको मदद करेगी, ये कहां पर आपको मदद करेगी उसको समझिए। ये तब आपकी मदद करेगी जब आपके पास में सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मतलब कैसे, जरा समझिए थोड़ा सा। देखो अभी मैंने रिंग सीखी है, ठीक है, अभी मैंने रिंग सिखाई है आपको। इस रिंग के अंदर में क्या इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम बराबर एम आर स्क्वायर मुझे पता है, बिल्कुल पता है। तो यहां पर यदि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, जिसे मैंने I1 नाम दिया है, सो I1 कितना आएगा, तो I1 आएगा ICM प्लस का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो R आएगी क्या, तो आप लिखोगे एम डी स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला लिख दिया। तो I1 आएगा कितना, ICM है आपके पास में एम आर स्क्वायर प्लस का एम डी अगेन आर स्क्वायर है, तो बेटा I1 का आंसर आएगा 2mr स्क्वायर। क्या ये सवाल आपको समझ में आया, मतलब पैरेलल एक्सिस पे आपको एक सवाल भी मैंने लगे हाथों यहां पर करवा दिया है, ये समझ में आया क्या सर जी, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन जो बात बची है वो रह गई, कौन सी सर जी, सर जी यदि इस एक्सिस के अबाउट पूछा हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओ माय गॉड ये कैसे करेंगे, क्या ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं है। ओ तो कैसे करेंगे, अभी एक और थियरम सीखना बाकी है हमारी, और वो है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। कौन सी एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, ठीक है, तो उसे सीखते हैं, फटाफट से सीखेंगे, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो जो समय लगना है वो तो लगना ही है, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते ना ही मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन हमको बस ये है जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी से जल्दी हम लोगों को आगे बढ़ते ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब जरा यहां पर देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे, किस प्रकार से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे पास में आएगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में है वो है कि भैया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब लगती है तो वो उस उन्हीं बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जो लैमिनार टाइप की बॉडीज है, मतलब टू डिमेंशनल बॉडीज के लिए। थ्री डिमेंशनल बॉडीज के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम में आती है, और टू डिमेंशनल बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम में आती है। नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट को, मैंने बोल दिया है, लिखना आपकी ड्यूटी बनती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज हेल्पफुल इन लैमिनार टाइप ऑफ बॉडीज एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज हेल्पफुल इन थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री वाली बॉडीज। हालांकि वो 2D में भी काम आती है, लेकिन परपेंडिकुलर वाली को 3D में मत लगाना, ये लेमिनार टाइप की बॉडीज के लिए काम में आती है। अच्छा सर जी, मतलब देखो कंसीडर अ लेमिनार बॉडी, सबसे पहले तो फिर मैं उसी से शुरू करूंगा। कंसीडर अ लेमिनार टाइप ऑफ बॉडी, लेमिनार टाइप ऑफ बॉडी, तो भैया देखो मैंने ये बॉडी कंसीडर कर ली, सर पहले भी तो ऐसी करी थी, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसी बॉडी होती है। अच्छा अब इसके अंदर में जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, कहीं तो भी रैंडमली, देखो ध्यान से रखना, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दी, ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, और ये मेरे ऊपर जा रही है जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी। देखो ये ऐसे जो बनाते हैं ना हम लोग, एक्स वाई जेड वाला फंडा है ना, है कि नहीं है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाइए। अब इसका जो मास है वो मैंने मान लिया कैपिटल एम। अब शुरुआत कैसे करता हूं जरा देखिए, मैंने क्या माना, एक ये जो बॉडी है
लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, बॉडी कहां पर लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन के अंदर में, ये जो जेड जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। क्या ये बात समझ में आई? तो सर उसको ऊपर कर देते थे। अब देखो कैसे भी कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊंगा तो वो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, ओके। मैंने क्या माना, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहां पर एक छोटा सा मास कंसीडर कर लिया जो है डीएम। ठीक है, ओके। अब इस डीएम के लिए मैंने क्या बोला कि यदि मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहता हूं अबाउट आई एक्स एक्सिस तो कैसे लिखूंगा, वाई एक्सिस के अबाउट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, और जेड एक्सिस के अबाउट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ये कहानी मेरी यहां पर आने वाली है। इसके लिए मैंने क्या माना कि भैया ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, जेड तो जीरो है, जेड क्या है, जीरो। क्यों, बॉडी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो जेड आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो भैया देखो, अब यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा बाहर वगैरह निकल जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, बराबर है। इसका मतलब क्या, ये वाली डिस्टेंस एक्स आएगी, ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस जो है एक्स आएगी कि नहीं आएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या ये वाली डिस्टेंस वाई आएगी? सोचिए जरा। सर नहीं सोच पा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये एक्स होता, ये वाई होता, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होते, तो क्या आप एक्स एक्सिस के अबाउट यहां पर चलते थे कि नहीं चलते थे? बोलो ध्यान से, बोलो। ये यहां पर एक्स चलते थे और ये वाई के पैरेलल आप वाई चलते थे, यस और नो? अरे बोलो सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पर एक्स के पैरेलल यहां पर भी तो एक्स चल रहे हो, वही मैं समझा रहा हूं कि देखो ये एक्स एक्सिस है तो इसके अबाउट पैरेलल में यहां पर आप एक्स चले हो, और ये वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल में यहां पर आप वाई चले हो। ये बात समझ में आ गई क्या? सर ये तो समझ में आइए थोड़ी थोड़ी से। तो अब मैं पूछता हूं आपसे, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डीएम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितनी है बेटा, वाई। ये समझ में आया? सिमिलर वे में मैं पूछता हूं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाला पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये किया क्यों है, इससे हमें क्या फायदा, बताता हूं, थोड़ा देर रुक जाइए। एक और पॉइंट कर लीजिए बस यहां पर फटाफट से, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये निकल के आएगी, जिसे मैं आर मान लेता हूं, बोलो आएगी या नहीं आएगी? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो भैया जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब कहानी में यहां से असली चीजें शुरू होने लगती हैं। कैसे शुरू होने लगती है, जरा ध्यान से देखिए। ये आपकी लेमिनार बॉडी हो गई, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, मान लीजिए ये एक्स है और ये मान लीजिए वाई है। देखो ये एक्स हो गया, ये वाई मान लीजिए, और ये आपकी जेड एक्सिस को मैंने खड़ा कर दिया। ठीक है, अब कहां पे खड़ा करूं, अब देखो मान के चलो यार, ये अंगूठा तो मैं सरका नहीं सकता, तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है, मान लीजिए देखो ये यहां पर है, ठीक है, ये मान लीजिए यहां से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकल रही हैं। अब कहीं पर भी आप यदि पॉइंट लेते हो, जैसे मान चलो यहां पर ये पॉइंट सिचुएटेड है, देखो मैं ऐसे करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है आपको, ये अंगूठा बाहर की तरफ निकला हुआ दिख रहा है। अच्छा, ऐसे एक एक्सिस हो रही है, ऐसे एक एक्सिस हो रही है, एक ऐसे एक्सिस हो रही है। ठीक है, यहां पर जो भी डिस्टेंस होगी उसके लिए मैं यहां पर पॉइंट कर रहा हूं। तो अब सोचिए, क्या ये वाला जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, आपस में ये सारे एंगल 90 बनेंगे ही नहीं बनेंगे? मतलब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है, यस और नो? यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, और यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर? बोलो लिख सकता हूं, लिख सकता? बस आपका काम हो चुका है। बस क्या करना है, अगला स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाई डीएम। तो आपने लिख दिया डीएम इंटू आर स्क्वायर बराबर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का डीएम इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, अगला स्टेप बोलो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई स्क्वायर। इनका मीनिंग लिख दीजिए, इसका मीनिंग आएगा आई जेड बराबर, इसका मीनिंग आएगा आई वाई, और इसका मीनिंग आएगा आई एक्स। सो आई कैन से दैट आई जेड बराबर आई एक्स प्लस का आई वाई। ठीक है, समझ में आया पॉइंट?
पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट सिंपल सा ये कहता है कि भैया कहीं पर आपके पास में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो एक लेमिना के अंदर में होनी चाहिए। तो यदि 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो तीसरी के अबाउट क्या होगा? दोनों का समेशन। तीसरी के अबाउट क्या होगा? दोनों का समेशन होगा। यही इस परपेंडिकुलर एक्सिस की कहानी है। परपेंडिकुलर एक्सिस की कहानी क्या कहती है कि यदि आपको किसी एक पॉइंट से पास होने वाली 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो आप उसी पॉइंट से पास होने वाली थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस की कहानी है। क्या ये कहानी आपको समझ में आ रही है? यदि ये कहानी आपको समझ में आ रही है तो बस अब सवालों पे भिड़ जाइए। अब सवाल समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले रिंग के अंदर में बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है? वी विल स्टार्ट विद द रिंग। तो बेटा रिंग के अंदर में अब देखो यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है बेटा उन्हें जरा समझते चलना। पहला पॉइंट है, ये आपकी रिंग है, मास m रहेगा, रेडियस r रहेगी, ये है आपका सेंटर, ठीक है? ये क्या है? इस रिंग का सेंटर है। इसको ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। अब यदि मैं यहां पर ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं तो इसे बोला जाएगा ICM, और इसका आंसर आता है mr², जो मैं निकाल चुका हूं, ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं कि नहीं कर चुका? तो सर फिर दोबारा क्यों लिखा है? तो उसको समझिए। एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस, यदि ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोली है तो भी इसका मीनिंग यही है, या ज्योग्राफिकल एक्सिस भी बोल देता है कभी कभी। देखो ये उलझाने वाली टर्मिनोलॉजीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान होता है, बस एग्जामिनर आपको शब्दों के जाल में अड़काता है, और शब्दों के जाल में यदि आप एक बार फंसे तो उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, चलो। अच्छा, इसको और क्या बोला जा सकता है? दूसरा देखो सर, इसी को और भी कुछ बोल सकता है। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI लिख रहा हूं, मिशन इंपॉसिबल नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सर इसमें क्या दिक्कत है? तो हमें पहले से पता था, आगे सुनिए। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इस रिंग का जो तल है, हिंदी मीडियम ध्यान से सुनिए, हिंदी मीडियम ध्यान सुनिए, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाली उस वलय का जड़त्वाघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश यदि यह अक्ष इस वलय के तल के लंबवत है, तो बेटा ये रिंग यहां पर पड़ी है और इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली एक्सिस। ओ माय गॉड, ऐसा भी फर्क पड़ता है कि? यस, यही तो फर्क पड़ता है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और यदि आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपका सवाल डेफिनेटली गरम नहीं, गलत होने वाला है। गरम तो मुझे हो रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, और क्या सवाल बनेंगे? अब मैं सवालों की स्पीड बढ़ाऊं क्या? फटाफट से देखो। अगला पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर ऑफ रिंग। जाहिर सी बात है, रिंग के लिए सवाल चल रहे हैं तो रिंग के लिए मैं बात करूंगा, ठीक है? कैसे निकालेंगे समझिए। ये मैंने एक रिंग मान ली, इसका ये मास m है, रेडियस r है, ठीक है? अब देखो, मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बोलो कितना है इसके अबाउट? तो mr² है, ये मुझे मालूम है। लेकिन सवाल ये है नहीं, सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर ऑफ द रिंग। अब देखो, यदि मैं ये एक डायामीटर बनाऊं या ये एक डायामीटर बनाऊं, क्या ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायामीटर हैं? क्या इसके अबाउट और इसके अबाउट में कोई फर्क आएगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? देयर विल बी नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, तो मैंने मान लिया ये है बेटा आपका I1 और ये मान लिया इसके अबाउट I2, कोई परेशानी? और इसको IC मान लेते हैं जो मुझे मालूम है।
ठीक है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती? एक रिंग है, क्या ये लैमिनार बॉडी है? बिल्कुल लैमिनार बॉडी है। और यदि ये लैमिनार बॉडी है तो भैया देखो, मैंने इसको यदि एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं और इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो देखो क्या मेरे पास में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगते हुए नजर आ रही है। और यदि नजर आ रही है तो आप कहेंगे आई जेड बराबर आई एक्स प्लस का आई वाई, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में बॉडी रखी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई जेड आपको मालूम है एम आर स्क्वायर बराबर ये आएगा आई वन प्लस का आई टू, लेकिन आई वन बराबर आई टू आएगा तो आप कहेंगे एम आर स्क्वायर बराबर टू आई। तो बेटा आई डी के लीजिए डायमीटर के अबाउट, तो आई डी का आंसर आएगा हाफ एम आर स्क्वायर। अगली बार में ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर का आंसर आएगा हाफ एम आर स्क्वायर। सर इसको कोई और तरीके से भी बुला सकता है क्या? यस, वही तरीके बस आपको सीखने हैं। बेसिकली देखो क्या है ना, ये जो चैप्टर जो चल रहा है ना अभी, ये क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसके अंदर में ना हमारी मोस्टली सवाल तो यहीं पे होने वाले हैं। प्रैक्टिस में जो भी सवाल मिलेंगे वो काफी कम रहेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे करते हुए चलेंगे, यहीं पर बहुत सारे सवालों को मैं बता दूंगा, उसके बाद में होमवर्क दूंगा कुछ, तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। अब देखिए इसको और क्या कहा जा सकता है, ये कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and lying in its plane। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वही चीज है। कहने का नजरिया, बस कहने का, शब्दों का अर्थ एक ही है लेकिन शब्द बदल रहे हैं, भावनाएं वही हैं। क्या है ये? लाइंग इन अ प्लेन। पिछली बार क्या था? लाइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर और लाइंग इन प्लेन का फर्क समझ में आया। लाइंग इन अ प्लेन का मतलब डायमीटर के अबाउट ही है। तो इन्हीं चीजों को आपको सवालों में पकड़ना है। मैंने यहां पर एक आपको क्या लगवा दी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगवा दी। पैरेलल एक्सिस का एक सवाल मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं अलॉन्ग विद द डायग्राम। अब मैं यहां पर कुछ चीजें लिखना चालू करता हूं और आप समझना चालू कीजिए। निकालना भी है लेकिन पहले मैं देखो ये रिंग बना लेता हूं, ठीक है बेटा। ये है आपका ICOM, ठीक है, ठीक है, वो तो सही बात है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं नाम दे देता हूं I1, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं I2, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं I3। इसको मैं नाम दे देता हूं I4, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको पकड़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। इतने ही सवाल बनते हैं रिंग के अंदर में, और कौन से सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। अब I1 और I2 से आप परिचित हो गए। I1 क्या है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। I2 क्या है? डायामीटर, ठीक है। अब 3 और 4 बचे हैं। 3 और 4 को वो किस प्रकार से आपके सामने घुमाएगा? तो बेटा जो 3 नंबर है I3, इसका मीनिंग समझिए फटाफट, फिर आंसर भी निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट। अबाउट क्या बोलेगा? टेंजेंट। और दूसरा इसके साथ में, टेंजेंट तो 2 हो सकते हैं, एंड लाइंग इन इट्स प्लेन। लाइंग इन इट्स प्लेन कहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है? अच्छा, अब पॉइंट है I4 के बारे में। तो देखो I4 ऐसा वाला है, ये वाला आपका I4 है। तो I4 क्या है? तो I4 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अबाउट टेंजेंट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। क्या इसमें कोई परेशानी होगी? क्या इसमें कोई परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके आंसर फटाफट निकाल दीजिए। तो I3 का आंसर आप निकालोगे, कितना आएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉन्ग अबाउट टाइम। देखो, अब देखो, क्या ये आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है, अभी निकाला है हाफ एम आर स्क्वायर। क्या ये वाली एक्सिस इससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप निकालेंगे I3 का आंसर आएगा कितना आएगा बेटा? ICOM प्लस का MD स्क्वायर। तो बेटा I3 का आंसर आएगा हाफ एम आर स्क्वायर
और प्लस का एम आर स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा बेटा कितना 3/2 एम आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर है ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन चलता है, वो ये है कि सर ये ICOM तो हम लोग पहले एम आर स्क्वायर निकाला करते थे, यहां पे हाफ एम आर स्क्वायर क्यों लग दिया। देखो इन जनरली जब कुछ नहीं बोला जाता है तो वो सेंटर ऑफ मास मतलब ज्योग्राफिकली सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहां पर जो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब है वो पॉइंट जहां पर रिंग का सेंटर ऑफ मास है। यस, और उस एक्सिस से, तो उस एक्सिस से तो बेटा बहुत सारी अनंत एक्सिस पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अरे भैया देखो ये भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ये भी 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 जा रही है, मतलब बहुत सारी जा सकती है। लेकिन हमने अपने दिमाग में पहले से फिट कर लिया कि अच्छा ये वाली एक्सिस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही कंफ्यूजन होता है, इसी के कारण परेशानी होती है, बाकी कोई ऐसा घबराने वाला काम नहीं है। और I4 वाला मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो I4 वाला चाहिए तो वापस निकाल लीजिए। तो I4 वाले में भी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी जो ICOM प्लस का MD स्क्वायर के बेसिस पर लगेगी, लेकिन इस बार ICOM बेटा MR स्क्वायर आएगा और प्लस का ये MR स्क्वायर आएगा, मतलब आंसर 2 MR स्क्वायर आने वाला है I4 का। ये रिंग में ये 4 मेन सवाल बनते हैं। अब इसके अलावा मैं कहीं पर भी एक्सिस ले लूं, इस एक्सिस पर निकालवा लूं आपसे R/2 डिस्टेंस पर, अब मुंह जवानी आप बता सकते हैं MR स्क्वायर प्लस MR/2 का होल स्क्वायर 5/4 MR स्क्वायर। मैं यहां पर निकलवा लूं ऐसे कोई एक्सिस निकलवा लूं, ठीक है, बोलो इसमें निकाल सकते हो R/2 डिस्टेंस पर आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको डायमीटर के अबाउट मालूम है कितना है, डायमीटर के अबाउट हाफ MR स्क्वायर प्लस का M R/2 द होल स्क्वायर, आराम से निकाला जा सकता है। ऐसे तमाम तरह के सवाल बनेंगे। अब सिमिलर वे में बिल्कुल कॉपी पेस्ट चलेगा, किसके लिए बेटा, डिस्क के लिए। नाउ वी विल कॉपी पेस्ट करेंगे डिस्क के लिए। डिस्क के लिए जो अब देखो मेरे पास में आएगा दूसरा टॉपिक आएगा डिस्क। कौन सा आएगा बेटा, डिस्क आएगा। और ये डिस्क है यहां पर आपकी भरी भरी सी, कैसी है, भरी भरी सी डिस्क है। इसका मास m है और रेडियस बेटा r है। अब मैं यहां पर यहां से आगे डेरिवेशंस बंद कर रहा हूं। अब आपको सीधा सीधा बता रहा हूं इस वाली एक्सिस के अबाउट ICOM फॉर डिस्क, या मैं बोलूं कि I अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस का आंसर आता है हाफ MR स्क्वायर, याद होना चाहिए, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसका डेरिवेशन करवा देते थे। देखो डेरिवेशन करने में कोई बुराई नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना उसमें आपका समय वेस्ट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से चलना है, तो मिनिमम डेरिवेशंस की जहां रिक्वायरमेंट है, जहां बिल्कुल सच में ही जरूरत है, उन्हीं डेरिवेशंस को हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाफ MR स्क्वायर सीधा सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूं ये आप कर पाएंगे। अब यदि ये कर पाए तो इसके अलावा इसमें जो सवाल बनेंगे वो सवाल आपको बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से। देखो ये तो आपका हो गया, मैं इसको वापस से नोट डाउन कर लेता हूं। इसको मैंने माना I1, इसको मैंने माना है I2, फटाफट इसका निकाल लीजिए। इसका मैंने माना है I3, यहां पर मैंने एक मान ली है I4, बोलो सही बात है। चलो मैंने यहां पर एक और ले ली I5, करके दिखा देना और क्या है, फटाफट फटाफट आंसर निकालो। यही आपका होमवर्क भी है, यही आपका सब कुछ है, ठीक है। सो कैसे करोगे फटाफट जरा देखिए। I1 का आंसर हाफ MR स्क्वायर याद हो गया है, तो I2 का स्क्वायर आंसर जो आएगा वो उसका आधा आता है। डायमीटर का आंसर हमेशा इसके आधा आता है, तो 1/4 MR स्क्वायर हो जाएगा। ये यदि 1/4 हो जाएगा तो इसका I4 का आंसर कितना आएगा, 1/4 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, मतलब 5/4 MR स्क्वायर आएगा। इस वाली एक्सिस के अबाउट I3 का आंसर आएगा बेटा 3/2 MR स्क्वायर। मैंने मुंह जवानी निकाल दिए, तो आप भी आराम से मुंह जवानी सवालों को कर सकते हो। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं कि किसको क्या बोलते हैं, इनको जरूर समझ लेना। इसके अलावा भी एग्जामिनर कुछ और तिकड़म लगा के उनकी वर्डिंग चेंज करके कुछ तो भी घुमा सकता है। सवाल आसान रहते हैं, बस उनकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, इससे ज्यादा इनमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार जरा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज के ऊपर बात कर रहे थे, फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला के बाद में मैंने रिंग के बारे में बताया। मैंने यहां पर दो तरह से, एक तो बेसिकली कॉन्सेप्ट लगा के भी सीधा सीधा, मतलब मैं इंटीग्रेशन DMR स्क्वायर का डेरिवेशन नहीं भी करवाता तो भी मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पा रहा हूं MR स्क्वायर।
इसके आगे मैंने डेरिवेशन किया, तो डेरिवेशन करने के पश्चात भी आंसर I बराबर एम आर स्क्वायर आया रिंग का। उसके बाद में मेरे पास में सवाल आए, मन में शंका आई कि भैया इस एक्सिस के अबाउट पूछ लूं या किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ लूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो उस परेशानी से बचने के लिए मैंने यहां पर दो थियरम सीखी। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, यदि मुझे एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से अनंत एक्सिस पास हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मुझे ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इजीली लिख सकता हूं। उसका तरीका क्या है भैया, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ICOM प्लस MD स्क्वायर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मैंने डेरिवेशन वगैरह करवाया आपको। उसके बाद में मेरे पास में यहां पर आता है क्या है, सवाल करवाए मैंने कुछ। उसके बाद में है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया कि भैया ये लेमिनार टाइप ऑफ बॉडीज में लगती है, लेमिनार टाइप ऑफ बॉडीज में इसको लगाना है, तो उसमें क्या बताना है, यदि कोई दो ऐसी परपेंडिकुलर एक्सिस जो एक ही प्लेन में लाई कर रही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उनके अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो एक तीसरी एक्सिस जो उसी पॉइंट से गुजर रही है लेकिन इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है कैसे, तो IZ बराबर IX प्लस का IY। खत्म कहानी, सिंपल सी कहानी है। इसका डेरिवेशन मैंने निकाला, यहां पर किया, इससे रिलेटेड मैंने अब सारे रिंग के सवाल यहां पर बनाए, रिंग में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को मैंने सिखाया यहां पर। बाद में मैंने यहां पर डिस्क भी बताई थी, हाँ ये रही डिस्क। डिस्क में भी जो केसेस बन सकते हैं उनको मैंने आपको करने को बोल दिया है, और इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यहां पर समाप्त हो सकता है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए